एजुकेशन केयर में आप लोगों का स्वागत है। पिछला क्लास में क्लास 9 का हम लोग पढ़े थे चैप्टर मोशंस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साउंड। फिजिक्स का है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, साउंड क्या समझिएगा। सबसे पहले साउंड जो है एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है। क्या है? साउंड एनर्जी का फॉर्म है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू हियर, है ना, या विच प्रोड्यूस सेंसेशंस इन ईयर्स, है ना। जो हम लोग ईयर में क्या करता है, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जिसके द्वारा हम लोग साउंड को क्या करते हैं, सुनते हैं। देखिए आप लिखते हैं साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर, जो हम लोग को सुनने में मदद करता है, सुनने के योग में रहता है, ठीक है ना। साउंड ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बोले, आवाज निकला तो कहीं तक पहुंचा, है ना, दूसरे पॉइंट तक, है ना। तो वहां पर साउंड कैसे पहुंचा? तो कोई ना कोई कैरी करने वाला है ना एनर्जी को। साउंड क्या एनर्जी का फॉर्म है, यानी एनर्जी को कैरी करने वाला कोई है ना। और वह एनर्जी कैरी कैसे होता है? तो एनर्जी जो है वह वेव के फॉर्म में कैरी होता है, ठीक है। क्या लिखे? ए वेव इज दी वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस इन मीडियम। वेव क्या है? तो वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस। वाइब्रेटरी का मतलब इस तरह से, किसमें? मीडियम में। मान लिया एयर में जा रहा है तो एयर क्या एक तरह का मीडियम से है ना, वाटर क्या एक तरह का मीडियम से, which carries energy from one point to another points। क्या करता है साउंड जो है, एनर्जी का जब फॉर्म है तो वह एनर्जी को जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएगा, है ना। और कैसे ले जाता है? बिना कांटेक्ट के। दूसरे पॉइंट तक कांटेक्ट नहीं रहता है, वह कैरी करके लेके चला जाता है एनर्जी को। देखिए वन पॉइंट टू अनदर विदाउट देयर बीइंग ए डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स। दोनों पॉइंट्स के बिना कांटेक्ट के, ठीक है ना। आगे हम लोग को समझना है कि साउंड जो होता है का दो टाइप होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड। साउंड का दो टाइप। पहला लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, और दूसरा होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, ठीक है ना। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होता है उसका मोशन होता है बैक एंड फोर्थ। क्या होता है? बैक एंड फोर्थ। देखिए a wave in which particles of motion पार्टिकल्स का मोशन कैसा होगा? पार्टिकल्स ऑफ मोशंस बैक एंड फोर्थ मोशन होगा, ठीक है ना। वाइब्रेट बैक एंड, ठीक है। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे, आगे पीछे मोशन होगा। ये समझिएगा, इसको फिगर से समझा रहे हैं आप लोगों को। देखिए इस तरह से मोशन होगा, बैक एंड फोर्थ मोशन हुआ है। इस तरह से मोशन, इस तरह से मोशन तो हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि एक हम लोग स्प्रिंग वेव से समझते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडिनल वेव को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्प्रिंग तो देखे हैं, ये आपका स्प्रिंग का नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। अब जो है इसका कुछ पोजीशन ऐसे होगा, तो यहाँ पर फ्री होगा, फिर यहाँ पर कंप्रेशन हो गया, फिर यहाँ पर एयर फ्रिक्शन, फिर यहाँ पे कंप्रेशन, फिर यहाँ पर एयर फ्रिक्शन, है ना। तो यहाँ पर कंप्रेशन है, फिर यहाँ पर एयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन एयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन एयर फ्रिक्शन। मतलब इस तरह का अगर मोशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पर जो है वो पार्टिकल्स का मोशन जो है
वह लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब समझेंगे, ध्यान दीजिएगा एयर पार्टिकल्स में कैसे होता है। जब हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना, साउंड वेव इन एयर, ध्यान दीजिएगा एयर में कैसे होगा। यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो काफी क्लोज है दूसरे के, पार्टिकल्स क्या है, काफी क्लोज है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पार्टिकल्स जो है वो काफी दूर पे है। ठीक, फिर यहाँ देखिएगा यहाँ पर पार्टिकल्स क्या है, बहुत क्लोज है। पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही क्लोज। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वह दूर पे है और यहाँ पर जो है फिर से काफी क्लोज है। उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर फिर से काफी क्लोज रहेगा। अब ध्यान समझना है इसको। ठीक, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, यहाँ पर फिर कंप्रेशन हुआ, रेयरफैक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, रेयरफैक्शन हुआ, है ना। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या हुआ कि यहाँ से एनर्जी निकला, साउंड एनर्जी निकला, तो पार्टिकल्स को डिस्टर्बेंस करता है। तो जहाँ पर डिस्टर्बेंस किया तो जो इन्वायरमेंट में बहुत देखिएगा ना, कहीं मतलब घर है और देखिएगा खपड़ा का जो घर होता है वहाँ पर होल्स जो होता है, होल्स से जब लाइट रे आता है ना तो काफी सब देखिएगा पार्टिकल्स उसमें मूव कर रहा है, दिखाई देगा आपको। तो उसी तरह का पार्टिकल्स है, वे पार्टिकल्स अगर नहीं रहेंगे तो आवाज जो है ना, साउंड वेव कैरी कोई नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही हम लोग बोलते हैं वहां पे, तो एक क्या करता है कि साउंड एनर्जी धक्का दिया तो काफी कंप्रेशन हुआ, फिर वहां पर रेयरफैक्शन होगा, फिर वो डिस्टर्ब करेगा नेक्स्ट को, तो फिर वहां कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, और ऐसे करते करते क्या होता है कि साउंड जो है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंच जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे ट्रांसवर्स वेव के बारे में। ठीक है ना, वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव है। A wave in which particles of medium vibrate up and down at राइट एंगल कहने का मतलब वो एकदम सीधा सीधा ऐसे ऐसे पार्टिकल्स। देखिए क्या करते हैं हम लोग कि समझते हैं, देखते हैं ना कि अगर तालाब है तो तालाब में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को थ्रो अप करते हैं, लिखते हैं उसको, है ना। थ्रो करने के बाद देखिएगा कि एक वेव बहुत सारा चारों तरफ बन जाता है वेव, उसका वेव का कुछ इस तरह से रहता है। वेव जब जाएगा तो ऐसे से जाएगा, यानी अप एंड डाउन में। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यह जो है ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है ना, इसे ट्रांसवर्स वेव का समझाते हैं आपको फिगर से, समझिए ट्रांसवर्स वेव। देखिए हम लोग जो है ट्रांसवर्स वेव के डेफिनेशन पढ़ लिए, उसमें समझते हैं वाटर वेव के बारे में। देखिए वाटर वेव क्या है, ये है आपका लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, मतलब कि ये नॉर्मल पोजीशन वाटर का है, मतलब यहाँ वाटर अभी जो है अपने नॉर्मल पोजीशन पे है, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। अब उसमें मान लिया कि उसमें कुछ चीज थ्रो किया, मैंने आप समझ लीजिए कि पेन को वाटर में डाले तो डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गया। तो डिस्टर्बेंस कुछ इस तरह से होगा, ऊपर वाले को बोलते हैं क्रिस्ट, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रॉप। ट्रॉप, ठीक है ना। तो जो हायर ऊपर की ओर पिक जाएगा उसको बोलेंगे क्रिस्ट, नीचे की ओर बोलेंगे उसको बोलते हैं ट्रॉप। क्रिस्ट क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। इसको बोलते हैं एलिवेशंस या हम्प्स इन ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो एलिवेशन होगा या इसको बोलते हैं हम्प बोलते हैं, इसको एलिवेशन भी बोल सकते हैं, हम्प भी बोल सकते हैं, है ना। लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के ऊपर जो जाता है वेव
उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्ट वेव। और लाइन ऑफ डिस्टरबेंस जो नीचे जाएगा वेव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशंस या होलो जो है जिसका नाम है ट्रफ्स। ठीक है, अब समझिएगा आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मतलब ग्राफ के द्वारा उसको हम लोग कैसे समझाते हैं। देखिए यह जो बतलाता है वह डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ है। यह जो आपका है इसको बोल सकते हैं हम लोग डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ, डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है ना। अब जो है एयर जो है या किसी भी तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है ना, ये हो गया आपका नॉर्मल डेंसिटी। ठीक है, नॉर्मल डेंसिटी हो गया आपका किसका, मान लेते हैं एयर का ही है या किसी का भी मान लीजिए। तो इसमें समझिए सबसे पहले इस तरह से वेव जा रहा है। देखिए वेव इसमें जो है ना अप डाउन नहीं है, इसमें रिप्रेजेंट क्या हुआ है, यहाँ पर है बैक एंड फोर्थ ही जो पढ़े हम लोग पहले। तो यहाँ पर पढ़े थे कि ऊपर क्या होता है कंप्रेशन, इतना एरिया में होता है रेयर फ्रैक्शंस, फिर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शंस, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, इस तरह से आता है। ये जो डेंसिटी है जो हाइयर डेंसिटी जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल से अधिक, और इसको बोलते हैं नॉर्मल से कम। जो आपका रेयर फ्रैक्शन होगा उस डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल से कम, और जो कंप्रेशन होगा उसको बोलते हैं नॉर्मल से अधिक। ठीक है, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले ये जो है आपका लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस है। ठीक है, लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस। इसके बाद ये जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस के ऊपर, और लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस के नीचे जो हो गया आपका, ये हो गया आपका निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे किए हैं, तो ये जो ऊपर है आपका ये क्या है, इसमें जो है क्रिस्ट को रिप्रेजेंट किया गया है, टॉप को रिप्रेजेंट किया है, क्रिस्ट टॉप, है ना, इस तरह से आपका रिप्रेजेंट किया हुआ। ठीक है, आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा आगे। साउंड वेव जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 5 कैरेक्टरिस्टिक होता है साउंड वेव का। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा हम लोग साउंड वेव को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले समझिएगा ये जो है आपको बनाया हुआ है वेव, है ना, साउंड वेव बनाया हुआ है। साउंड वेव में पहला कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में समझिए क्या होता है। The minimum distance in which a sound wave repeat itself, है ना, जितना कम से कम डिस्टेंस में साउंड वेव अपने आप को रिपीट करता है ना। देखिए साउंड वेव जो रिपीट किया, अगर यहाँ से शुरू हुआ तो एक कंप्लीट वेव हो गया यहाँ पे, अगर यहाँ से शुरू हुआ तो एक कंप्लीट वेव कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। तो जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक या यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब एक कंप्लीट वेव्स में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ जो होता है इसका एसआई यूनिट जो होता है, समझिएगा, एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। इसका सिंबल क्या होता है, एम। वेवलेंथ का मीटर का मतलब होता है क्योंकि एक लेंथ है और लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। ठीक है ना। उसके बाद वेवलेंथ क्या होता है कि वेवलेंथ को हम लोग एक ग्रीक वर्ड से डिनोट करते हैं जिसका नाम है लेम्बडा। क्या नाम है, लेम्बडा, लेम्बडा। ठीक है, वेवलेंथ जो होता है उसको हम लोग ग्रीक वर्ड से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं लेम्बडा। अब समझिएगा एम्पलीट्यूड। देखिए ये है एम्पलीट्यूड, द मिनिमम डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन व्हेन ए वेव पासेस थ्रू द मीडियम। देखिए किसी मीडियम से जब वेव पास किया, है ना, तो यह देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात है, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल्स का नॉर्मल पोजीशन क्या था, नॉर्मल डेंसिटी यहाँ पर था और डिस्टर्ब कहाँ तक हुआ है, यहाँ तक, है ना। तो इसलिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन, यहाँ पर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक, है ना। इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं। उसके बाद समझिएगा एम्पलीट्यूड जो होता है
वो क्या एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए एम्पलीट्यूड का चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कि दी एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। क्या होता है? एम्पलीट्यूड का यूनिट मीटर होता है। उसके बाद टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव। देखिए ये कंप्लीट वेव का मतलब समझिएगा, यहाँ शुरू हुआ ऐसे और इस तरह से जो कंप्लीट वेव हुआ इस तरह से ये कंप्लीट वेव, एक कंप्लीट वेव में जितना टाइम लेता है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड्स। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड्स। फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए 1 सेकंड में मान लिया कि कोई वेव जो है अपने आप को रिपीट कर दिया 50 बार, उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? 50। मतलब 1 सेकंड में वेव जितना बार कंप्लीट कर दे, मान लिया कि 1 सेकंड में 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इसका फ्रीक्वेंसी कितना जाएगा? 3। ठीक है। देखिए ऐसा यूनिट जो फ्रीक्वेंसी का होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है। 1 हर्ट्ज जो होता है वह 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। अगर 1 सेकंड में टाइम 1 सेकंड लेता है और वह 1 वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है तो उसको बोलेंगे कि 1 हर्ट्ज के बराबर है। ठीक है। अब समझिएगा वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी जो होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकंड। देखो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि एक वेव जो है 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस क्या करता है? ट्रेवल करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है कि लेम्डा। लेम्डा मतलब देखिए यहाँ पे वेवलेंथ, है ना, अब बाय टाइम टेकन। अब समझिएगा यह जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t होता है। टाइम पीरियड का जो होता है क्या होता है? 1 मतलब इसका फ्रीक्वेंसी होता है कि 1/t इक्वल टू f, है ना, या t इक्वल टू 1/f कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 बाय टाइम पीरियड। तो यहाँ पर जो है t का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दिया है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 1/f। t इक्वल टू यहाँ से क्या होगा? 1/f। और t के जब वैल्यू 1/f रखेंगे यहाँ पे तो यह कहाँ ऊपर चलेगा? मल्टीप्लाई में, है ना। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे v इंटू f/1। लेम्डा जो है इंटू f, तो क्या होगा? वेलोसिटी का होगा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इंटू लेम्डा। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम लोग जो बचा हुआ आ गया साउंड में उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।